हेलो दोस्तों, मैं मंगल चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आज फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्वर के भेदों पर चर्चा किए थे। अब स्वर के भेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं? तो स्वर के भेद जो होते हैं 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, उनके नियम क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है दीर्घ, और दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है भैया वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, और पांचवा आयादी। इनके नियम क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लीजिए आप लोग, और बढ़िया से हमारे साथ बोलिएगा, उच्चारण करिएगा कि कौन सी संधि किसके किसके योग से उत्पत्ति होती है। तो यदि जब हम बोलें कि अ या आ के साथ, यदि अ या आ का योग होगा तो क्या बनेगा? तो दीर्घ आ बनेगा। यदि ई या ई के साथ, यदि ई या ई का योग होता है तो क्या बनता है भैया? दीर्घ ही बनता है। ऊ या ऊ के साथ, यदि ऊ या ऊ का योग होता है तो दीर्घ ऊ बनता है। तो ये जो नियम है, अ या आ के साथ यदि अ या आ का योग होता है तो दीर्घ आ बनता है। जब दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आते हैं तो यह नियम किस संधि को फॉलो करता है, यह किस संधि के नियम कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है कि जब दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आ जाए तो उसे व्यंजन संधि, दीर्घ संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं भैया? दीर्घ संधि कहते हैं। और अगली संधि क्या है भैया? तो अगली संधि के हम लोग नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम बोले थे कि जब अ या आ के साथ ई या ई का योग होता है तो क्या बनता है? ए। और जब अ या आ के साथ ऊ या ऊ का योग होता है तो क्या बनता है? ओ। और जब अ या आ के साथ री का योग होता है तो क्या बनता है भैया? और। अब यह नियम किस संधि को फॉलो करता है, किस संधि के यह नियम है? तो जब किसी शब्द के बीच में ए ओ अर आ जाए तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, वह किस संधि का उदाहरण होता है? तो हम सभी को पता है कि जब शब्द के बीच में ए ओ अर आ जाए तो उस संधि का नाम है भैया गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। अब तीसरा नियम देख लेते हैं हम लोग कि जब अ या आ के साथ ए या ए का योग होता है तो क्या बनता है? अय बनता है। और जब अ या आ के साथ ओ या औ का योग होता है तो क्या बनता है भैया? औ बनता है। और यह नियम किस संधि का, यह नियम किस संधि का है भैया? तो हम सभी को पता है जब शब्द के बीच में अय और औ आ जाए तो उस संधि को हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। यानी उस संधि का क्या नाम है भैया? वृद्धि संधि। जब शब्द के बीच में अय औ आ जाए तो वृद्धि संधि, और ए ओ अर आ जाए तो गुण संधि, और दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आ जाए तो भैया दीर्घ संधि। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नियम पर। अब बताइएगा कि यह किस संधि का नियम है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब ई या ई के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ई या ई अपने स्थान पर य में परिवर्तित हो जाती है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। और जब ऊ या ऊ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ऊ या ऊ के स्थान पर वह हो जाता है और इसकी मात्रा जुड़ जाती है। और जब री के साथ असमान स्वर का योग होता है तो भैया री के स्थान पर र हो जाता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। अब यह नियम किस संधि को फॉलो करते हैं? तो यह नियम जो है किस संधि के हैं भैया, और इनको क्या नाम दिया गया है? तो जब
हम बोले थे कि य व और र आ जाए या फिर आधे वर्ण आपको दिख जाए तो उस संधि का नाम है यड़ संधि। क्या नाम है भैया? यड़ संधि। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट संधि और लास्ट संधि की तरफ कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे पहचानेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं कि जब ए के साथ असमान स्वर का योग होता है तो ए के स्थान पर अ और इसकी मात्रा जुड़ जाती है, और अ के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो अ के जगह पर आय और इसकी मात्रा जुड़ जाती है, और ओ के साथ यदि असमान स्वर का योग होता है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है और असमान स्वर की मात्रा जुड़ जाती है। फिर यदि अ के साथ असमान स्वर का योग होता है तो अ के स्थान पर क्या हो जाएगा भैया? आ हो जाएगा और इसकी मात्रा जुड़ जाएगी। यही है स्वर के 5 भेद और सभी भेदों के नियम। और इनको कौन सा नाम दिया गया है, ये किस संधि के नियम है? तो देखिए अयादि संधि के। जब आपको अय आय अव आव दिख जाए तो अयादि संधि, और जब दीर्घ आ दीर्घ ई और दीर्घ उ दिख जाए तो दीर्घ संधि, और जब ए ओ अर दिख जाए तो गुण संधि, जब अय और अव दिख जाए तो वृद्धि संधि, और जब य व और र दिख जाए तो यड़ संधि, और अय आय अव आ जाए तो अयादि संधि। यही है स्वर संधि के 5 भेद। अब 5 भेद के नियम, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिएगा भैया, व्यंजन संधि में कुछ नियम है और व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है और व्यंजन संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है अभी बताते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, अब व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे, व्यंजन संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पहले तो परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या होती है कि जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उनमें होने वाले विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उनमें होने वाले विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उनमें होने वाले विकार को ही व्यंजन संधि कहते हैं। देखिएगा कैसे पहचानेंगे कि यह व्यंजन संधि है। तो जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर आ जाए और इनका यदि योग होता है तो व्यंजन ही बनेगा। और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन आ जाता है तो भी क्या बनेगा? व्यंजन ही बनेगा। और जब व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा भैया? व्यंजन, है ना। तो व्यंजन 3 प्रकार से बन सकते हैं। कैसे? कि जब पहले व्यंजन आ जाए और बाद में स्वर आए, और पहले स्वर आ जाए और बाद में व्यंजन आए, और दोनों तरफ ही व्यंजन आ जाए तो दोनों के योग से व्यंजन ही बनेगा। तो व्यंजन संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं व्यंजन संधि के। जैसे हम कह दिए सदाचार। सदाचार शब्द में कौन सी संधि है? तो देख लीजिए
संधि विच्छेद क्या होगा सदाचार का, तो सत धन आचार हो जाएगा, सत धन आचार हो जाएगा। अब सत धन आचार हुआ है, हम क्या बोले हैं भैया कि व्यंजन संधि की उत्पत्ति कैसे हुई है, बोले हैं कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि व्यंजन आता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि व्यंजन आता है, तो उनमें यदि योग होगा तो जो विकार होगा क्या बनेगा भैया, व्यंजन ही तो बनेगा। यानी इनसे जो विकार होने वाला है यहाँ पर व्यंजन ही बनेगा, ठीक है। और जब व्यंजन बन रहा है तो कौन सी संधि, व्यंजन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर आए तब भी व्यंजन, और जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन तब भी व्यंजन, और दोनों तरफ यदि व्यंजन रहेगा विच्छेद करने पर दिख गया तो तुरंत मारिए क्या, व्यंजन संधि, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सदाचार में कौन सी संधि, व्यंजन संधि। और देख लेते हैं, जैसे आ जाता है आपका दिग्गज। दिग्गज में दिग्गज का पहले संधि विच्छेद करते हैं, तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, दिक्क धन गज हो जाएगा, दिक्क धन गज हो जाएगा। अब ये देखिए कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भैया, व्यंजन, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या भैया, व्यंजन। देखिए दोनों तरफ व्यंजन आया तो दोनों के योग से क्या बनेगा, व्यंजन ही तो बनेगा। यानी दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब कौन सा नियम लगा है, तो नियम जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले समझ में आया कि नहीं कि व्यंजन संधि को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन के नियमों की तरफ। तो हेडिंग डालिएगा कि व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम। हम लोग की हेडिंग जो रहेगी व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम। अब हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे। देखिएगा भैया, नियम तो हम अलग अलग करके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपको दे रहे हैं, और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी कि व्यंजन संधि में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन सा नियम लगता है, ठीक है। तो बस ध्यान से देखिएगा और समझ के पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नियम, पहला नियम व्यंजन संधि का क्या होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, अब प्रथम वर्ण का मतलब क्या होता है अभी बता रहे हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, ये तो पहला नियम है। कह रहा है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहला नियम है। पहले तो समझिए कि परिवर्तन कैसे होगा और ये पहला वर्ण का मतलब क्या होता है और हर वर्ग के पहले वर्ण का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। तो जब आपसे कहा जाए कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, यानी वर्ग हम लोग वर्णमाला में पढ़े हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो जहाँ पर 5 वर्णों का समूह होता है उसे वर्ग कहा जाता है। वर्णमाला में हम लोग स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे, और स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों को वर्गों में विभाजित किया गया था, वर्गों में बांटा गया था, इसीलिए उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा गया। अब एक वर्ग में कितने वर्ण आते हैं तो आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता होगा तो हमारी पिछली क्लास वर्णमाला में देख लीजिएगा, आराम से और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वर्ग के प्रथम वर्ण का मतलब क्या होता है। जब वर्ग कह दे तो इसका मतलब क्या होता है कि 5 वर्ण शामिल रहेंगे, और बोला है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण यानी जो स्पर्शी व्यंजन था उसको हम लोग 5 वर्णों में बांटे, 5 वर्गों में बांटे थे। 25 वर्ण होते हैं स्पर्शी व्यंजन के, और उनको हम लोगों ने 5 वर्गों में बांटा था। तो 5 वर्ग में कह रहा ना
कि वर्ग के प्रथम वर्ण, यानी 5 वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जब बोल दे वर्ग तो यानी वही 5 वर्ग आएंगे। अब वर्ग के चौथा वर्ण बोल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर बोला है भैया प्रथम वर्ण, या फिर कह सकते हैं पहला वर्ण। यहाँ पर क्या बोला है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, यानी हर वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, तो क, च, ट, त और प, यही होते हैं हर वर्ग के पहला वर्ण। फिर यदि दूसरा वर्ण कह दे तो हो जाएगा ख, छ और हो जाएगा ठ, और इधर हो जाएगा थ, और ये हो जाएगा फ। ऐसे ही होंगे, ठीक है। यानी अब समझ में आया कि वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग के प्रथम वर्ण का मतलब क्या होता है। जब कह दे वर्ग तो यानी 5 वर्ग रहेंगे। अब पहला वर्ण कह रहा है कि दूसरा वर्ण कह रहा है कि तीसरा वर्ण कह रहा है कि चौथा वर्ण कह रहा है कि 5वां वर्ण कह रहा है, वो तो यहाँ पर देगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ग के प्रथम वर्ण का मतलब क्या होता है। यही बोला है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का, यानी इन्हीं 5 का चौथे वर्ण में परिवर्तन होना, तीसरे वर्ण में, यानी तीसरा वर्ण क्या होगा इनका, ग, ज और हो जाएगा ड, और इसका क्या होगा भैया, द, और इसका हो जाएगा ब। इनमें कैसे इन लोगों का परिवर्तन होगा, यही हम लोगों को पढ़ना है। और किसके किसके साथ योग करेंगे कि ये जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना। तो समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनका योग किनके किनके साथ करवाएंगे कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो योग देखिए किसके किसके साथ करवाएंगे। तो हर वर्ग का, अब देखिए हर वर्ग बोले ना, वर्ग यानी 5 वर्ग में 5 वर्ग की बात कही जा रही है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, य, र, ल और व। और यदि स्वरों की बात कही जाए तो 11 स्वर, यानी क, च, ट, त, प के साथ हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां य, र, ल, व और 11 स्वर में से किसी भी वर्ण के साथ यदि इनका योग होता है तो परिवर्तन क्या होता है कि ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। देखिएगा तीसरा वर्ण इन लोगों का क्या क्या है। क वर्ग का यदि कहेगा तीसरा वर्ण तो ग, और च वर्ग का कहेगा तो ज, और ट वर्ग का तो ड, और त वर्ग का द, और प वर्ग का ब। तीसरे वर्ण में परिवर्तित होने का मतलब यही है कि क के जगह पर क्या आ जाएगा, ग, ठीक है, और च के जगह पर ज। कब, जब इनमें से किसी भी वर्ण के साथ यदि इनका योग होगा तब, ठीक है। इसमें से एक को छोड़ा जाता है, 5वें वर्ण को छोड़ा जाता है। तो नोट में लिख लीजिएगा कि 5वें वर्ण को छोड़कर, 5वें वर्ण को छोड़कर, ठीक है, 5वें वर्ण को छोड़कर जितने वर्ण बचे हैं यदि इनका योग इनके साथ हो रहा है तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला जो नियम है समझ में आया होगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से हम लोगों को पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। हम लोग का उदाहरण रहेगा भैया, पहला उदाहरण जैसे वागीश, वागीश शब्द दे दिया गया। वागीश में शब्द के बीच में दीर्घ ई आ रहा है, तो ये मत कह दीजिएगा कि वागीश शब्द में तो दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि कहाँ से हुई। विच्छेद करके देख लेते हैं। तो वागीश शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वाक धन ईश होता है। क्या होता है भैया, वाक धन ईश। तो यहाँ तो क हुआ, व्यंजन मिला है ना। अब व्यंजन के साथ यदि किसी स्वर का योग करेंगे तो स्वर संधि बनेगा नहीं ना। स्वर के साथ, व्यंजन के साथ यदि किसी स्वर का योग करेंगे तो सदैव क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। अभी हम लोग देखें
तो व्यंजन का योग स्वर के साथ हो रहा है तो व्यंजन संधि होगी, यानी वागीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब कैसे बना है वागीश? यहाँ तो विच्छेद किए हैं तो क आया है और यहाँ दीर्घ ही है, कैसे ग पर बड़ी की मात्रा लगी है? तो चलिए देख लेते हैं खंडन करके। तो वाक धन ई स, है ना। अब देखिए हम लोगों का वर्ग के पहला वर्ण में क्या आया है? वर्ग के पहला वर्ण में क्या आया भैया? क आया है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? क, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण में हमको क मिला है। और किसके साथ योग हो रहा है भैया? तो हम बोले थे कि हर वर्ग का तीसरा चौथा और यर अलावा और 11 स्वरों में से किसी भी वर्ण के साथ यदि योग होता है तो क्या परिवर्तन होगा, यही अभी देखते हैं। तो देखिएगा इन वर्णों में से कहाँ से मिला है हमको? स्वरों में से मिला है। और कौन सा स्वर है? दीर्घ ई। तो स्वर के साथ यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का योग हो रहा है तो क्या परिवर्तन होता है? अभी नियम पढ़ें कि यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, यानी क अपने वर्ग के तीसरे वर्ण ग में बदल जाएगा। तो क के स्थान पर अब क्या लिखेंगे? ग। तो वा धन ग धन ई धन स। देखिएगा ई स्वर है तो अपने पहले वाले वर्ण के साथ अपनी मात्रा जोड़ लेगी। तो ग में यदि दीर्घ ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भैया? वागी स। देखिएगा वागीश शब्द कैसे बना है और समझ में आया कि नहीं? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, अब बहुत ही आराम से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ तो वागीश था, देख लेते हैं। जैसे आ जाता है आपका दिगंबर। दिगंबर में देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिगंबर का दीक धन अंबर हो जाएगा, दीक धन अंबर हो जाएगा। अब देखिए फिर वही व्यंजन के साथ स्वर का योग हो रहा है तो यह अपने वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा भैया, तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण क्या होगा इसका? ग होगा। तो दी धन ग धन अ धन म धन ब धन र, जोड़ लीजिएगा। अ स्वर की मात्रा अपने पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ जाएगी तो पूरा ग, और यह म आधा था तो म ब र। दिगंबर बना कि नहीं? जैसे देख लेते हैं दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन गज हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन के साथ व्यंजन का योग हो रहा है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन। तो जब व्यंजन के साथ व्यंजन का योग होता है तब व्यंजन संधि बनती है, यानी दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब देख लेते हैं कि नियम को क्या फॉलो कर रहा है। तो हम बोले थे कि हर वर्ग के पहले वर्ण के साथ, हर वर्ग के पहले वर्ण के साथ किसका योग हो? तीसरा और चौथा, यानी ग जो है चौथा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं? क वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं? देखिए क ख ग घ और ज्ञ। इसमें देखिएगा कि ये तीसरा वर्ण है कि नहीं, यानी क वर्ग का तीसरा वर्ण हमें मिला। तो तीसरे वर्ण के साथ भी यदि योग होता है तो यह अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में बदलेगा, तीसरे वर्ण में, यानी क के स्थान पर ग लिख देंगे, ज। अब देखिए कि इसके पीछे कोई भी स्वर नहीं है, यदि स्वर रहता है तो उसकी मात्रा इसमें जुड़ जाती, लेकिन स्वर न रहने के कारण यह जो ग है आधा ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो चलिए अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। पहला नियम तो दिग्गज, वागीश और दिगंबर, और कोई शब्द है नहीं है। तो अभी हम कुछ और शब्द देते हैं, थोड़ा सा पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण और। अभी तो तीसरा वर्ण के साथ और स्वर के साथ योग हुआ है, थोड़ा और देख लेते हैं चौथे वर्ण के साथ और यर अलावा के साथ। जैसे आ जाता है उद्योग, उद्योग शब्द आ जाता है तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन योग हो जा।
उत धन योग हो जाएगा। अब देखिए त का योग किसके साथ हो रहा है, य के साथ। तो त कहाँ है भैया, हर वर्ग के पहले वर्ण के साथ। यदि य र ल व में से या फिर तीसरा चौथा और 11 स्वरों में से कोई भी वर्ण जुड़ जाए तो देखिए य मिला है कि नहीं। अब त का योग य के साथ हो रहा है, त का योग य के साथ हो रहा है तो त अपने स्थान पर चौथे वर्ण में परिवर्तित होगा, तीसरे वर्ण में होगा कि नहीं। तो देख लीजिए उ द धन यो ग, उद्योग बना कि नहीं भैया। इसमें कोई स्वर न रहने के कारण द जो है आधा ही रह गया, ठीक है। तो उद्योग बना। और देख लेते हैं बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ का क्या होगा, क्या होगा भैया संधि विच्छेद। तो बृहद्रथ का हो जाएगा संधि विच्छेद बृहत धन रथ, बृहत धन रथ। अब देखिए त का योग र के साथ हो रहा है, त का योग र के साथ, और र के साथ हो रहा है तो भैया अपने स्थान पर द में परिवर्तित हो जाएगा तीसरे वर्ण में, है ना, नियम के अनुसार। तो व्रीह धन द धन र धन थ। अब देखिए द आधा रहने की वजह से ये पदेन र के रूप में चला जाता है, ठीक है। यदि इसमें पूछा जाए आपसे कि र पूरा है कि द पूरा है तो क्या बताएंगे भैया, र पूरा है और द आधा है, ठीक है। बृहद्रथ हो गया, जैसे कुछ आप लोग भी कर लीजिएगा। जगदम्बा, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, सदानंद, सदाचार, सडानन, अजंत, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका संधि विच्छेद देख लेते हैं और आप लोग इसको तोड़कर जोड़ लीजिएगा, हम संधि विच्छेद बता देते हैं। जगदम्बा का क्या हो जाएगा भैया, जगत धन अम्बा। और सदानंद का क्या होगा भैया, तो सत्य धन आनंद, होगा कि नहीं। और सदाचार का क्या होगा, सत्य धन आचार हो जाएगा, सत्य धन आचार। और सडानन का क्या होगा भैया, तो सट धन आनन। और अजंत का अच धन अंत, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब अगला नियम। तो चलिए दोस्तों अब व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या होता है। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या होता है भैया, कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। क्योंकि हम लोग पहला नियम में हम पांचवा वर्ण छोड़े थे, बोले थे कि इसका योग नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब उसी का देख लेते हैं कि पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का
पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। कैसे? देखिएगा, यही पांचवा वर्ण छोड़े थे। किन किन वर्णों का योग किन के साथ किया जाएगा कि पहला वर्ण, वर्ग का जो पहला वर्ण होगा अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा कैसे। अब वर्ग का पहला वर्ण का मतलब समझ गए कि नहीं? किसके साथ योग कराएंगे? तो वर्ग के पहला वर्ण का मतलब होता है 5 वर्ण। वो भी कौन कौन से? क, च, ट, त और प। क, च, ट, त, प के साथ किसका योग होगा कि ये लोग अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो केवल और केवल न और म के साथ, न और म के साथ यदि इनका योग होता है तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। चौथे वर्ण में पांचवें। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण और ट वर्ग का पांचवा वर्ण और त वर्ग का पांचवा वर्ण और प वर्ग का पांचवा वर्ण। ये इन्हीं पांचों वर्णों में ये लोग परिवर्तित हो जाएंगे। देखिएगा कैसे। जैसे शब्द आ जाता है चिन्मय। क्या आ जाता है भैया? चिन्मय। अब देखिएगा, चिन्मय का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चित्त धन मय हो जाएगा। चित्त धन मय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ची धन त और दूसरे शब्द का पहला वर्ण म। तो हम क्या बोलें भैया कि वर्ग के पहले वर्ण का योग यदि अनुनासिक वर्ण न या म के साथ, यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग न या म के साथ यदि होता है तो ये जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। होंगे कि नहीं भैया? नियम के अनुसार तो पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा, यानी त के जगह पर अब न लिख दिया जाएगा। होगा कि नहीं? तो देखिएगा, जोड़ लीजिए, ची धन न धन म धन य। अब न के पीछे कोई स्वर न रहने के कारण न आधा ही रह जाता है। देखिए चिन्मय शब्द कैसे बना, समझ में आया कि नहीं? वैसे ही दूसरा शब्द देख लेते हैं, सन्मार्ग। सन्मार्ग का क्या हो जाएगा भैया? सत धन मार्ग हो जाएगा। फिर वही जुड़ा है ना, सत धन मार्ग हो जाएगा। जैसे आ जाता है शब्द वांग्मय। वांग्मय, अब वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? वाक धन मय हो जाएगा। वाक धन मय। अब देखिए कि वर्ग के पहले वर्ण क्या मिला भैया? क। क का योग किसके साथ हो रहा है? म के साथ। तो यह अपने वर्ग के चौथे वर्ण में परिवर्तित होगा, पांचवें वर्ण में। तो क का पांचवा वर्ण क्या होता है? होता है कि नहीं भैया? तो म धन य धन वाह। जोड़ लीजिए, वांग्मय बन रहा है कि नहीं? वांग्मय शब्द बना कि नहीं? दूसरा नियम समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम का। ये तो योग हुआ है क और त के। जैसे आ जाता है शब्द षणमूर्ति। षणमूर्ति का क्या हो जाएगा? षटधन मूर्ति। षटधन मूर्ति। अब देखिएगा, ट का म के साथ योग हो रहा है ना, ट का म के साथ। ट का यदि म के साथ योग हो रहा है तो ट अपने ही वर्ग के चौथे वर्ण में पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगी। तो स धन ड़ धन मू धन रति। देखिए इसमें कोई स्वर की मात्रा न जुड़ने की वजह से यह आधा रह जाता है।
षणमूर्ति बना कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। षणमूर्ति देख लीजिए, फिर उसके बाद देख लीजिए जगन्नाथ। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा भैया, जगत धन नाथ हो जाएगा, जगत धन नाथ। अब त के साथ न का योग हो रहा है, त के साथ न का योग हो रहा है, त के साथ यदि न का योग हो रहा है तब भी वही बनेगा, त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ज धन ग धन न धन ना धन थ, जगन्नाथ बना कि नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग प के साथ योग करवा लेते हैं। जैसे आ जाता है अम्मय, शब्द आ जाता है अम्मय। अम्मय का क्या होगा संधि विच्छेद, तो हो जाएगा अपधनमय, अपधनमय। अब प का म के साथ हो रहा है ना, प का म के साथ हो रहा है, तो प अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा कि नहीं, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। तो प वर्ग का पांचवा वर्ण म होता है। देखिए शब्द बना कि नहीं, अम्मय। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग व्यंजन संधि के अगले नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला नियम हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।